अच्छा देखो, इस चैप्टर के ना दो पार्ट्स हैं हमारे पास। वन इज मोल्स एंड अदर इज स्टोइचियोमेट्री। मोल्स में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे स्टोइचियोमेट्री के लिए यूज कर रहे होंगे। अब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, मैथमेटिकल है। मैथ्स भी यूज हो रही होगी, दिमाग भी यूज हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे होंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होंगे। इसकी जो नॉलेज है वो बहुत थोड़ी सी है देने वाली, लेकिन उस नॉलेज को आगे जो आपने यूज करना है वो बहुत ज्यादा आगे यूज करना है, क्योंकि मोल्स का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ स्टैंड अलोन नहीं बनता। स्टैंड अलोन मतलब से मोल्स का पूरा एक क्वेश्चन नहीं होगा, मोल्स का पूरा एक क्वेश्चन भी हो सकता है, मोल्स बाकी चैप्टर्स के साथ भी मिक्स होके आता है। मोल्स ऐसे ही है कि आपकी हर चैप्टर में अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, चाहे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, चाहे बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, स्पेशली एसिड एंड बेसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हम रिएक्ट कराएं कि कितना प्रोडक्ट बने, वो सारी कैलकुलेशन जब हम थ्योरेटिकली कर रहे होते हैं तो हम लोग मोल्स यूज कर रहे होते हैं उसमें। तो मोल जो है वो बेसिकली पूरी की पूरी केमिस्ट्री के साथ इंटरलिंक्ड है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसके साथ मोल्स का क्वेश्चन नहीं बन सकता। बनने को सब चैप्टर्स के साथ बन सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस, और जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे देयर विल बी रिएक्टेंट्स इन द प्रोडक्ट्स। और जब भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होंगे तो हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि कितना रिएक्टेंट हमें रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि देखो, केमिस्ट्री पढ़ने का पर्पस क्या होता है? ये पर्पस होता है कि हम अगर कोई चीज बनाना चाह रहे हैं तो वो हम चीज एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में बनाना चाहेंगे कि कितनी हमें बनानी है। उस रिक्वायर्ड क्वांटिटी को बनाने के लिए कितना रिक्वायर्ड रिएक्टेंट है, हमें रिएक्टेंट कितना रिक्वायर्ड है, उसका अमाउंट, इसका मास, उसका वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है। तो बनाने से पहले ये सारी चीजों की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, और वो कैलकुलेशन किस तरह से होती है? मोल से होती है। मोल सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगा, मोल्स आपका फिर पूरा का पूरा ए लेवल में भी, जितना मोल्स आप ओ लेवल में पढ़ोगे सारा का सारा ए लेवल में भी वैसा का वैसे ही आ जाता है। तो मोल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल ओपिनियन लोगों का यह है कि मोल्स बहुत मुश्किल लगता है उनको, क्योंकि कॉन्सेप्ट मोल्स का क्लियर नहीं हो पाता। तो मोल स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो कि थोड़ा सा वियर्ड है कहना, कि अगर आपने मोल्स पहले कभी किसी बुक से पढ़ा है, फॉर्मूले के साथ पढ़ा है, या कहीं स्कूल में पढ़ा है, तो जो भी पढ़ा है उसको पीछे रख देना, भूल जाओ उसको जो भी पढ़ा हुआ है। क्योंकि मोल्स को पढ़ाने के कुछ तरीके, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। उसमें से मैं जो फॉलो करता हूँ, आई फील दैट इज द इजीएस्ट वन, और उससे सारे क्वेश्चंस हमारे एटलीस्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब मोल्स का ना बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। बेसिकली मोल्स है क्या? आप लोगों ने डेली लाइफ में जो आप एक यूनिट यूज करते हो, डजन, जिसको हम लोग अपनी जबान में दर्जन कहते हैं। अगर मैं बात करूं डजन की, तो 1 डजन of anything, let it be 1 dozen of pencils, or it can be 1 dozen of chairs, or it can be 1 dozen of cars, no matter what the object is. But when we use dozen with any of the objects, it will always quantify that thing into 12 units. अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 डजन पेंसिल्स हैं, 1 दर्जन पेंसिल्स हैं, तो उसमें कितनी पेंसिल्स होंगी? 12 पेंसिल्स। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ आई हैव 1 डजन ऑफ चेयर्स, इट मींस आई विल हैव 12 चेयर्स। अब पेंसिल और चेयर के साइज में बहुत बड़ा फर्क है, उनके मासेस में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन जब मैं दर्जन यानी डजन इनके साथ लगा रहा हूँ, तो डजन ये नहीं देख रहा कि मुझे किस चीज के साथ लगाया जा रहा है। डजन का काम सिर्फ इतना है कि वो चीजों को क्वांटिफाई कर देता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इट ऑलवेज क्वांटिफाइज दैट ऑब्जेक्ट इनटू 12 यूनिट्स। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 डजन कार है, तो यू विल हैव 12 कार्स। 1 डजन एग्स, यू मीन यू विल हैव 12 एग्स। ठीक है, क्योंकि डेली लाइफ में आपने 1 डजन एग्स, 1 दर्जन अंडे ही लेते हुए सुना होगा ज्यादातर, या 1 दर्जन केले। तो आप जब डजन को यूज करोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई ये क्या बात हुई कि 1 दर्जन अंडे और 1 दर्जन केले, दोनों के दोनों 12 हैं। अंडे इतने छोटे होते हैं, केले बड़े होते हैं, तो ये कैसे हुआ? तो डजन का काम सिर्फ चीजों को क्वांटिफाई करना है, एनीथिंग इनटू 12 यूनिट्स। सही है। अच्छा, ये बात जहन में रखना। अभी ये क्यों बताई, ये दर्जन वाली बात अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी। देखो, केमिस्ट्री में हम लोग जब बात कर रहे हैं एटम्स की, या मॉलिक्यूल्स की, या आइंस की, सारी चीजें देखी हुई ना आपने।
आपको एटम्स भी पता है क्या होता है, आपको मॉलिक्यूल्स भी पता है, आपको आयंस भी पता है क्या होता है। अब देखो ये चीज इतनी छोटी छोटी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक पेन है जिसमें मैंने एक डॉट बनाया है, तो इसमें एक डॉट ऑफ इंक है ये, तो सिर्फ इतने से डॉट ऑफ इंक में देयर विल बी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इंक, जिससे भी इंक बनी हुई है, जो भी उसका फॉर्मूला है, उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। कहने का मकसद क्या है कि ये इतने छोटे होते हैं और इनकी क्वांटिटी इतनी लार्ज होती है कि अगर मैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स बात करना शुरू कर दूं, तो इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि लेट से मैं कह रहा हूँ इसमें 3 बिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 9 जीरोस लगाऊंगा। ओके, और आसान तरीका क्या है कि आप कहोगे कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। ओके फाइन, लिख दिया 3 एक्सपोनेंट 9 मॉलिक्यूल्स। देखो ये इसको ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, इंटू 10⁻⁹ को एक्सपोनेंट कहते हैं। मैं एक्सपोनेंट इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी जबान पे एक्सपोनेंट चढ़ा हुआ है, इंटू 10⁻⁴ बोलना बहुत लंबा काम हो जाता है, इसलिए मैं इसको एक्सपोनेंट कहता हूँ। तो जब भी मैं एक्सपोनेंट कहूँ तो उसका मतलब यही है कि इंटू 10⁻⁴ समथिंग। अगर मैं एक्सपोनेंट 9 कह रहा हूँ तो इट मीन 10⁻⁹ अगर मैं एक्सपोनेंट 5 कह रहा हूँ इंटू 10⁻⁵। यू गाइस नो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है और ये किस चीज को शो कर रहा है, होपफुली राइट। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम ये है कि जब इतनी लार्ज क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है ना, तो इतनी लार्ज क्वांटिटी की कंप्यूटेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। कंप्यूटेशन समझते हो, कैलकुलेशन करना उसको मुश्किल हो जाता है, उसको रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बार बार बोलूं तो एक तो बोलने में इतना बड़ा 3 एक्सपोनेंट 9, या कोई ऐसे बोला है 3 इंटू 10⁻⁹ लेक्चर पढ़ाते वक्त ये तो इतनी बार बोलना पड़ेगा। सेकेंडली चलो बोल दिया, कोई मसला नहीं। व्हाट अबाउट कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन, अगर जब आप कैलकुलेटर यूज करने जाते हो तो कैलकुलेटर की भी एक लिमिट होती है, जो आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर है, इसमें भी यही नंबर 5-6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आगे कैलकुलेशन रुक जाएगी, वो मैथ एरर दे देगा कैलकुलेटर आपका। अच्छा, तो अच्छा वाला कैलकुलेटर, बड़ा एडवांस कैलकुलेटर यूज कर ले, कर लो, कंप्यूटर यूज कर ले, कर लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कंप्यूटेशन कर तो देगा, लेकिन वो कंप्यूटेशन में बहुत ज्यादा टाइम लेगा, और जब वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा तो बहुत ज्यादा स्टोरेज भी लेगा। हमारा कंसर्न क्या है कि हमें इतना टाइम ना लगे करते वक्त, हमने एक मेथड ऐसा डिवाइस करना है कि हाउ टू डील विद दिस लार्ज नंबर। जैसे हम लोगों ने 1 डजन को 12 यूनिट्स में कर दिया ना, अब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 3 डजन, 3 डजन मीन 3 इंटू 12 36। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 3 दर्जन पेंसिल चाहिए, तो आपने कुछ नहीं करना, उसको उसे मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 36 पेंसिल्स हो जाएंगी। ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, अगर मैं ये बड़ा नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 20 दर्जन की, तो 20 दर्जन का मतलब क्या है, 20 इंटू 12, 20 इंटू 12 240, ये एक बड़ा नंबर बन रहा है। इतना बड़ा फर्क नहीं आ रहा, लेकिन फर्क आ रहा है। तो हम लोग चीजों को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, कंप्यूटेशन आसान बनाने के लिए डजन इंट्रोड्यूस करवाया अपनी डेली लाइफ की कैलकुलेशंस में। इसी तरह केमिस्ट्री में तो और छोटे चीजों के साथ हम डील कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एक डॉट ऑफ इंक की बात की, तो एक ड्रॉप ऑफ इंक में देयर विल बी बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इंक। अब देखो, हम लोगों ने केमिस्ट्री इस हद तक पढ़ ली है कि हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल किस तरह का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन है O2, ये वाटर बना रहे हैं। लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बात करते रहोगे, कि अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे कितने हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स चाहिए, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की चाहिए, ताकि मैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स बना सकूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बात करते रहोगे, तो अगर आपको एक गिलास पानी भी अगर बनाना है, आप हम खुद से नहीं बनाते, नेचुरली बनता है पानी। अगर एक गिलास पानी भी बनाना है, लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो उसके लिए मुझे इतने सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए होंगे कि वो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। वो नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि उसमें फिर लेट से 12 और अराउंड 23-24 जीरोस आ जाएंगे। तो मैं इतने बड़े नंबर को लिखना बहुत मुश्किल है। तो आप कहोगे कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म किस लिए इंट्रोड्यूस करवाई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया लेट्स।
12 raised to the power 23 या 12 exponent 23. सिमिलरली ऑक्सीजन भी हमने ऐसी लिख लिया, लेट्स से 6 exponent 23. बट ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होगा या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होगा, लेकिन कैलकुलेटर में तो आप यही फीड करोगे ना एक्सपोनेंट 23. अब अगर आप कैलकुलेटर में इतने बड़े नंबर फीड करोगे तो सही है, अगर आप एडवांस मशीन यूज करते हो तो वो आपको आंसर तो देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी भी एक लिमिट है. मैं कहता हूँ कि आप 6 एक्सपोनेंट 23 को कैलकुलेटर उठाओ और 6 एक्सपोनेंट 23 को 6 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर एक बार और मल्टीप्लाई कराओ, जो आंसर है 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, 6 बार, 7 बार. एक वक्त ये आएगा कि 3-4 के बाद जो है ना वो मैथ एरर दे देगा कैलकुलेटर, क्योंकि वो उसकी लिमिटेशन है. अब अगर आप कैलकुलेटर के बजाय क्या कहते हैं 4 बारी में मैथ एरर दे देता है, अगर करके देखना चाहो करके देखो. आप बोलो कंप्यूटर यूज करें, कंप्यूटर आर नॉट इन हैंडी उस जमाने में, चलो अब हैंडी है तो बट दे विल टेक मोर टाइम. तो हमने बोला कि यार इतने बड़े नंबर्स को भी दर्जन की तरह डील ना कर लें, कि एक बड़े नंबर को हम एक छोटा नंबर दे दें और उन छोटे नंबर की कैलकुलेशन करें. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 1 डजन चेयर्स थी, ठीक है, उसमें से हाफ अ डजन मैंने रूम से बाहर निकाल दी. अच्छा, फिर मुझे ख्याल आया कि हाफ अ डजन बाहर निकालने के बाद कि नहीं कम पड़ जाएंगी रूम में, तो मैंने 0.25 डजन वापस डाल दी. चलो ये एग्जांपल अगर थोड़ी मुश्किल हो रही है ना, इस तरह से कर लेते हैं. लेट्स से मेरे पास 5 डजन चेयर्स थी, साथ में ना मैं पूरा नंबर भी सॉल्व करता जाता हूँ कि बाद में हमें पता चले कि आसान क्या था. 5 डजन चेयर्स का मतलब क्या है, 5 इंटू 12 60. मैंने कहा कि 5 डजन चेयर्स जो है ना मेरे रूम जो भी मेरा हॉल है, जैसे शादी हॉल है, तो बहुत ज्यादा हो रही है. तो मैंने क्या करा, उसमें से 2 डजन चेयर्स जो है, 2 दर्जन चेयर्स बाहर निकाल दी. तो मैंने क्या किया था, 5 माइनस 2, मैंने कहा हॉल में 3 डजन चेयर्स हैं. फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं कम हो जाएंगी, मैंने बोला कि एक दर्जन जो है ना वापस अंदर डाल लो, तो वो कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 डजन. फाइनल मेरे पास आंसर क्या है, मैंने कहा हॉल में 4 डजन चेयर्स हैं. तो आपने एंड में क्या करना है, 4 इंटू 12, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स प्रेजेंट इन द हॉल राइट नाउ, दैट इज 48. लेकिन अगर आप टोटल नंबर ऑफ चेयर्स की टर्म्स में बात कर रहे हो कि आपके पास 60 चेयर्स थी, 60 चेयर्स में से आपने 24 बाहर निकाल दी, तो 60 माइनस 24 36 हुआ. फिर 36 में से आपको ख्याल आया कि नहीं मैं 12 और अंदर डाल देता हूँ, तो आपने इसमें 12 ऐड करा, 48. देखो, जिन लोगों की मैथ्स वीक होती है ना, जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं जिनकी मैथ्स बहुत गंदी होती है, तो मैं 60 माइनस 12 और 36 प्लस 12 ये भी काम कैलकुलेटर से कर रहा होता हूँ. लेकिन 5 माइनस 2 के लिए कोई कैलकुलेटर नहीं उठाएगा, 3 + 1 के लिए कोई कैलकुलेटर नहीं उठाएगा, क्योंकि कंप्यूटेशन ईजी है. इसी तरह जब ये चीजें, अब इमेजिन करो ये वैल्यूज इतनी बड़ी हो गई हैं, उसके लिए तो ऑब्वियसली सभी कैलकुलेटर उठाएंगे, और जो कंप्यूटर है उसको भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसकी कंप्यूटेशन करने में. तो हम अपना टाइम बचाने के लिए जैसे डजन यूज कर रहे हैं ना, इसी तरह व्हेन वी आर डीलिंग विद एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, तो अपना टाइम और कंप्यूटेशन बचाने के लिए, अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम डजन जैसा एक यूनिट इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम कहते हैं मोल्स, और मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस. जैसे 1 डजन में 12 यूनिट्स होते हैं, तो 1 मोल में, चाहे 1 मोल की कोई भी चीज हो, 1 मोल की हर चीज में जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे डेट वुड बी 6.02 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स. अच्छा, ओ लेवल में यू हैव अ लिबर्टी दैट यू कैन लर्न दिस नंबर टू बी 6 एक्सपोनेंट 23 राउंड ऑफ करके ना, तो विल बी स्टडीइंग विद 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स. 1 mole of anything will be quantified into 6 exponent 23 unit. अब ये बहुत बड़ा नंबर है. मैंने कहा ना कि 6 exponent 23 को अगर तुम
इसकी itself 6 exponent 23 into 6 exponent 23 into 6 exponent 23, इसको 3 से 4 बार अपने ही कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कराओ, कैलकुलेटर हाथ जोड़ लेगा, माफ करो, मैथ एरर दे देगा, गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर वन को, 1 मोल है, 1 मोल को आप मल्टीप्लाई कराओ तो 1 1 1 1 आपको इन दी एंड पता है, या ऐड करा रहे हो तो 1 + 1 + 1 + 1, तो वो तो कैलकुलेटर बहुत देर तक बहुत जल्दी कर लेगा। इनफैक्ट कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली भी कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि मोल को हमने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया अपना काम आसान करने। तो मोल जो यूनिट है वो बेसिकली कोई नई चीज नहीं है। हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी पढ़ रहे थे एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन की। हमने बोला इस क्वांटिटी को आसान बनाने के लिए इसको दर्जन की तरह डील करते हैं। जैसे एक दर्जन में 12 यूनिट्स होते हैं, तो हम 1 मोल में 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स ले लेंगे। इतना बड़ा नंबर क्यों लिया है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा होते हैं। छोटे से छोटे ड्रॉप में भी, छोटे से अ पिंच ऑफ सॉल्ट will have billions and billions of molecule और ions, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो उनको डील करने के लिए हमने मोल्स इंट्रोड्यूस कराया। मोल्स की डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा, पहले मोल्स का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि बेसिकली है क्या मोल्स। यहाँ तक कोई सवाल जहन में अगर उठ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। इसको हम कमिंग सैटरडे जो क्लास होगी इसका हम रिकैप देंगे। मोल्स बहुत सुकून से पढ़ते हैं, बहुत सुकून से पढ़ेंगे मोल्स। मोल्स में कोई भाग दौड़ नहीं होगी। मोल्स का कॉन्सेप्ट एक बार अगर आपके पास आ गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर इन केस मोल्स किसी को नहीं समझ आया तो मोल्स हम आगे दोबारा बहुत बार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मोल्स ने जान नहीं छोड़नी है। किसी ना किसी चैप्टर में मोल्स आता रहेगा और मोल्स को हम रिकॉल करते रहेंगे, मोल्स के टेस्ट होते रहेंगे। तो मोल्स को हम जो है ना अबेंडन नहीं करेंगे एक बार पढ़ के, मोल्स को हम बहुत बार बीच में पढ़ते रहेंगे। तो मोल्स में साथ साथ चलाता रहूंगा तुम लोगों का। चैप्टर एक बार खत्म करने के बाद मोल्स साथ साथ दोबारा रिवीजन में चलता रहेगा, क्योंकि काफी चैप्टर्स के साथ इसके क्वेश्चंस आते रहेंगे और वहां पे मोल्स का रिकैप होता रहेगा। कोई कंफ्यूजन, कोई जहन में कंफ्यूजन की तो अभी कोई खैर ऐसी बात नहीं है। कोई जहन में सवाल उठ रहा है तो पूछ सकते हो। वैसे इस नंबर को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट एवोगाड्रो जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था ऑब्वियसली उसका नाम एवोगाड्रो था, इसलिए इस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। अब देखो लिंक कहाँ पे करा हमने मोल्स को। अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास सोडियम एटम है, सोडियम एलिमेंट, और उसका मैं एक एटम ले रहा हूँ, डेट इज सोडियम एटम। अच्छा देखो, सोडियम का प्रोडक्ट टेबल में जो मास नंबर लिखा हुआ होता है डेट इज 23, और प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर लिखा हुआ होता है 11। नीचे ऊपर लिखा हुआ होता है हमारे प्रोडक्ट टेबल में, मैं ऊपर नीचे करके लिख रहा हूँ, मास नंबर मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो मास नंबर बेसिकली क्या शो करता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और एटॉमिक नंबर क्या शो करता है? ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, राइट। अब देखो होता क्या है, जब हम मोल्स पढ़ते हैं ना तो इस नंबर 23 के साथ हम बेसिकली ये इस तरह से सेट किया हुआ है कि यही नंबर अगर इसके साथ अगर मैं कोई यूनिट ना लगाऊं तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमें बता रहा होता है। लेकिन अगर इसके साथ में ग्राम्स का यूनिट लगा दूं तो ये मास बताएगा। मतलब सोडियम के एटम्स का मास है 23 ग्राम, लेकिन क्या ये 1 एटम ऑफ सोडियम का मास होता है? अगर प्रोडक्ट टेबल देखो तो प्रोडक्ट टेबल में इसको वो न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर तो नहीं लिखता, वो तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में कर रहे थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए। बट इफ यू जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट टेबल, तो प्रोडक्ट टेबल में इसने कभी भी उसको मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर लिख के नहीं दिया हुआ है। उसने क्या लिखा हुआ है इसको? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब एटम का रिलेटिव मास। अभी ये रिलेटिव का क्या मतलब है ये हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ यू शुड नो कि दिस इज एन एटॉमिक मास। मास क्या होता है? मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम्स या किलोग्राम्स। हम लोग केमिस्ट्री में जो यूनिट यूज कर रहे होंगे वो ग्राम्स यूज कर रहे होंगे, क्योंकि हम छोटी चीजों के साथ डील करते हैं। किलोग्राम्स में हमें जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा करेंगे ऑब्वियसली किलोग्राम भी, बट यू गाइस नो कि किलोग्राम और ग्राम में क्या क्या रिलेशनशिप है? यूनिट तो एक ही है, बस प्रीफिक्सेस का डिफरेंस है। 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। तो हम लोग ये मास लिखा हुआ है तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए? ग्राम्स। अब जब वो खुद कह रहा है
दिस 23 इज बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास, तो इसका यूनिट मास वाला होना चाहिए और वो होता है ग्राम्स। तो सोडियम एलिमेंट हैज अ मास ऑफ 23 ग्राम। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये वन एटम ऑफ सोडियम का मास है? 23 ग्राम का आइडिया है किसी को कितना होता है? मतलब कोई ऐसी एग्जांपल है कि हाँ भाई इतनी चीज जो है वो 23 ग्राम्स होती है। देखो एटम्स बहुत छोटे होते हैं। अगर मैं 23 ग्राम्स की बात करूं तो वन पिंच ऑफ सॉल्ट, तकरीबन ऑलमोस्ट वन पिंच ऑफ सॉल्ट इज नियर अबाउट 23 ग्राम्स या 24 ग्राम्स। वन पिंच ऑफ सॉल्ट समझते हैं ना, एक चुटकी नमक की एक चुटकी नमक का मास, दैट इज 20 नियर अबाउट 23 ग्राम। जब तुम एक चुटकी नमक उठाओगे तो इमेजिन करो उसमें कितने सारे क्रिस्टल्स आ जाएंगे नमक के, और बस ये इमेजिन करो उन क्रिस्टल्स में कितने सारे, जो नमक जिसका बना हुआ है सोडियम क्लोराइड, तो कितने सारे सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस होंगे। तो एक चुटकी नमक का मास अगर मैं कह रहा हूँ 23 ग्राम है, जिसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सोडियम आयंस हैं, तो क्या एक सोडियम एटम का मास 23 ग्राम हो सकता है? हरगिज नहीं। एक सोडियम इतना भारी नहीं हो सकता, एक एटम। तो फिर इसने रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों बोला हुआ है इसको? इसीलिए बोला हुआ है कि अगर इस सोडियम एटम का ये टोटल मास लिखता तो इतना कम होता, ना तो इतनी हमारे पास लिखने की जगह है, ना कंप्यूटेशन करने की गुंजाइश है। बेसिकली दिस इज नॉट द मास ऑफ वन सोडियम एटम। ये कितने सोडियम एटम्स का ऑल टुगेदर मास है? दिस इज द मास फॉर वन मोल ऑफ सोडियम एटम्स। वन मोल ऑफ सोडियम एटम्स का क्या मतलब? कितने सोडियम एटम? 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स। इस चीज का क्या मतलब है कि लेट से अगर मेरे पास एक मास बैलेंस है, मास बैलेंस समझते हो ना, कल बताया जिससे हम मास मेजर करते हैं, उस मास बैलेंस पे मैं रखूं एक बीकर, बीकर रखने के बाद इसका मास 0 0 कर दूं, मतलब अब जो भी चीज इस बीकर में डलेगी तो मास बढ़ना शुरू होगा। मैंने समहाउ एक सोडियम एटम अलग से निकाला और इस बीकर में डाल दिया, फिर मैंने एक और सोडियम एटम डाला निकाल दिया, फिर मैंने एक और सोडियम एटम डाला निकाल दिया। मैं बहुत सारे सोडियम एटम इसमें डालता रहा डालता रहा डालता रहा डालता रहा। कब तक डालूंगा? जब तक यहाँ पे मास 23 ग्राम रजिस्टर्ड ना हो जाए। दिस शोज के एक सोडियम एटम का मास 23 ग्राम नहीं है। डालते 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 मैंने इसमें डाल दिए 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स, and when I have added 6 exponent 23 sodium atoms into this beaker, the total mass registered was 23 grams. वन एटम ऑफ सोडियम का मास नहीं, 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स। मतलब ये कितने सारे सोडियम एटम्स है? 6 के साथ में 23 जीरोस लगाऊं। अब मैं पागल नहीं हूं मैं यहाँ पे बैठ के लिखूं 23 जीरोस, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं। और स्टैंडर्ड फॉर्म से भी मुझे घबराहट है, कैलकुलेशन करते वक्त मुश्किल होगी, तो मैं इस पूरे नंबर को छोटा करने के लिए 1 मोल कह दूंगा। बेसिकली 23 grams, which is the atomic mass or relative atomic mass of sodium, is not the mass of one sodium atom, but it is the mass of 6 exponent 23 sodium atoms. मतलब 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है MR और AR। AR इज रिलेटिव एटॉमिक मास, या तो तुम पूरा लिखो रिलेटिव एटॉमिक मास या इसका सिंबल लिख दो विच इज AR। ठीक है, इस रिलेटिव एटॉमिक मास में रिलेटिव का मतलब मैंने अभी तक नहीं बताया। ठीक है, मास का मतलब मैंने बता दिया, एटम्स का मास है इसलिए इसको एटॉमिक मास कह रहा है, लेकिन एक एटम का मास नहीं है। 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स का मास है, जिसको मैं बार बार इतनी बड़ी चीज बोलने के बजाय मैं ये भी कह सकता हूँ कि दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। जैसे मैं बार बार 12 दर्जन 12 केले कहने के बजाय 1 दर्जन कह दूं। कहने में तो मुश्किल नहीं हो रही है, लेकिन कंप्यूटेशन करने में मुश्किल होगी। तो मैं 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स को 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स भी कह सकता हूँ। इट मींस के 1 मोल of any atom always have a mass equals to their relative atomic masses,
and they will have 6 exponent 23 atoms in it. मतलब अगर मैं तुमसे 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स का मास पूछूंगा तो तुम बोलोगे 23 ग्राम। या मैं इस तरह से भी पूछ सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास कितना, आपका होगा 23 ग्राम। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि बताओ 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स अगर मेरे पास है, या 23 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट मेरे पास है, तो इसका क्या मतलब है कि उसमें कितने सोडियम एटम्स है, तो आप कहोगे 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स। बात समझ रहे हो? मतलब 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स का जो मास है वो 23 ग्राम है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 सोडियम एटम का मास कितना है, 2x, तो ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 6 एक्सपोनेंट 23। और ये नंबर मतलब 1 सोडियम एटम का मास अगर आप निकालने जाओगे ना, तो ये नंबर इतना छोटा आना है कि आपको फिर एक एटम की बात करने में बहुत मुश्किल होनी है। मतलब एक एटम का जो मास आना है वो आना है 3.8 एक्सपोनेंट माइनस 23। मतलब अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो 0.00000022 जीरोस लगाने पड़ेंगे। मतलब इतना कम मास होता है एक एटम का, तो उसको देखना तो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। ये चीज जो है ये रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड में अभी तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। रेशियो मेथड हम बहुत यूज करेंगे मैथ्स में। रेशियो मेथड हम पढ़ते हैं, आसान सी चीज है, बचपन से पढ़ते आए। अभी मैं बता देता हूँ क्या होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को ये चीज समझ आई जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब 1 मोल ऑफ एनी एटम विल always have a mass equals to atomic mass, and this will have 6 exponent 23 of those atoms. जी, आयशा, आलियान, मिनाहिल, रामीन, सारा, सुभान, जहरा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल, मुझसे कहो। कोई सवाल नहीं आ रहा जहन, कुछ तो पूछो। अच्छा, अच्छा एक चीज और देखो, मोल की स्पेलिंग क्या है? MOLE। ये क्वांटिटी का नाम है। इसका यूनिट क्या होता है? मोल ही होता है यूनिट। जो इस क्वांटिटी का नाम है ना, इस क्वांटिटी का पूरा नाम है मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अगर बचपन में वो जो आपकी बल्कि फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो ना फिजिक्स का, उसमें 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हो, और 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में से लास्ट वाली क्वांटिटी आपके पास होती है मोल ऑफ अ सब्सटेंस। और जो इसका यूनिट होता है, जो इसकी क्वांटिटी का नाम है मोल ऑफ अ सब्सटेंस, वो मोल ही है। यूनिट इज ऑल्सो मोल। और जो इसका सिंबल होता है वो होता है MOL। पढ़ने में ये भी मोल आएगा। क्या मतलब है इस बात का? जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में वो पढ़ते हैं ना, फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। उसको लिखते हैं क्या? N। लेकिन उसको पढ़ते क्या? न्यूटन ही पढ़ते हो ना। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 N तो नहीं कहते, 5 न्यूटन ही कहते हो। इसी तरह जो तुम्हारी क्वांटिटी है उसका जो यूनिट है उसका नाम है मोल, लेकिन उसको लिखेंगे कैपिटल M नहीं लिखते, MOL लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैस्कल है, पैस्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है, लेकिन उसको लिखते क्या हो? PA लिखते हो, राइट? इसी तरह से मोल क्वांटिटी का नाम है, इसके यूनिट का क्वांटिटी का नाम बेसिकली पूरा मोल ऑफ अ सब्सटेंस है, लेकिन हम उसको मोल मोल ही कर रहे होंगे। और अगर तुमसे मोल निकालने के लिए क्या कहता है, जैसे तुमसे प्रेशर निकालने के लिए कहता है, तो वो डेट इज MOLE मोल। लेकिन उसका सिंबल क्या लिखोगे? अगर तुमने 5 मोल निकाले तो 5 MOL मोल। ठीक है, 5 मोल्स लिखेंगे MOLE।
एक बार और प्रोडक्ट टेबल देखते हैं। देखो प्रोडक्ट टेबल में मैं आपसे कहूं कि मेरे पास अगर सोडियम है उसका एटॉमिक मास है 23, कैल्शियम है उसका 40 है, मैग्नीशियम है उसका 24 है, लिथियम है उसका 7 है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं कहूं मेरे पास 1 मोल ऑफ लिथियम एलिमेंट है, 1 मोल ऑफ लिथियम एलिमेंट मेरे पास होने का मकसद क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जो जितना भी लिथियम एलिमेंट 1 मोल का है मैंने आपको दे दिया, उसका मतलब क्या है कि उसका अगर आप मास लोगे ना, वो मास आएगा इसको इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, दैट इज 7 ग्राम्स। मतलब वो लिथियम 7 ग्राम का होगा। और उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ लिथियम एटम के नंबर कितने हैं, तो वो एटम्स तो इतने छोटे होते हैं, आप उसमें से काउंट नहीं कर सकते देख देख के। आप बोलो चुन चुन के मैं काउंट कर लूं, एक लिथियम एटम, 2 लिथियम एटम, वो तो आपको दिखने ही नहीं है, वो तो इतने छोटे हैं। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूँ उसका मास 7 ग्राम है, तो आप कहोगे अच्छा 7 ग्राम तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है लिथियम का, मतलब वो 1 मोल ऑफ लिथियम एटम्स का मास है। इट मीन्स के 1 मोल ऑफ लिथियम एटम्स है। और 1 मोल में चाहे 1 मोल की कोई भी एलिमेंट हो, उसमें कितने एटम्स आते हैं? 6 एक्सपोनेंट 23 लिथियम एटम्स हो जाएंगे उसमें। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स है या सोडियम है, 1 मोल ऑफ सोडियम होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो मास है सोडियम एलिमेंट का, that would be equals to atomic mass of sodium which is 23 gram and it will have 6 exponent 23 सोडियम एटम्स। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एलिमेंट है, 1 mole of chlorine element will have a mass equal to the atomic mass of chlorine, that is 35.5 grams, and it will have 6 exponent 23 chlorine atoms। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूं मेरे पास 2 मोल ऑफ क्लोरीन है, 2 मोल ऑफ क्लोरीन एलिमेंट है, ये क्लोरीन एटम्स है, तो उसका मास कितना हो जाएगा भाई? 1 का 35.5 है, 2 मतलब डबल कर दिया तो मास भी तो डबल हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एटॉमिक मास, दैट इज 2 इंटू 35.5, विच विल गिव मी 71 ग्राम्स। और इसमें क्लोरीन एटम्स कितने होंगे? 1 मोल में 6 एक्सपोनेंट 23 है, 2 मोल में डबल हो जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन एटम्स। अभी देखो ये नंबर डील करना बड़ा मुश्किल है, मोल डील करना आसान है, 2 मोल, 3 मोल, 1.5 मोल। अगर मैं कहूं मेरे पास लेट से 1.5 मोल ऑफ सोडियम एटम्स है, तो आपको पता है कि 1 मोल में 6 एक्सपोनेंट 23 होते हैं, तो 1.5 में कितने होंगे? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट 23। और उसका मास कितना होगा आपको पता है? 1 मोल का मास 23 है, तो 1.5 का कितना होगा? 1.5 इंटू 23 ग्राम। समझ आती है यहाँ तक बात? ये लिख रहे हो ना साथ साथ? लिखो लिखो, गुड। आगे बढ़ा दूं स्लाइड? देखो एक तो रेशियो मेथड समझ लो थोड़ा सा क्या होता है। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक टॉफी है, चॉकलेट है, जो कि 5 रुपीज की है। आती तो होगी कोई ना कोई टॉफी 5 रुपए की। लास्ट टाइम मैंने इक्लेयर ली थी, लास्ट टाइम आई थिंक, तो वो 2 रुपए की थी। फिर मैंने उसके बाद ली तो वो 3 रुपए की हो गई। फिर अब जब मैंने लास्ट टाइम ली ना, तो वो 5 रुपए की थी। अच्छा, बहरहाल जहां तक मुझे याद है, तो एक टॉफी अगर 5 रुपए की है, मैं आपसे बोलूं मुझे 10 टॉफीज लेनी है, तो कितने की आएगी? तो आप टॉफीज के नीचे टॉफीज लिखोगे, 10 टॉफीज वुड बी इक्वल टू एक्स।
और जो निकालना है उसके नीचे एक्स लिखोगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब कि जो ये 1 टॉफी है इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 10 टॉफी इंटू 5 रुपीज। अब मैं से नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 1 इंटू एक्स, एक्स इज द अननोन नंबर दैट वी हैव टू फाइंड आउट। 10 इंटू 5, एक्स वुड बी 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1 विच विल गिव मी 50 रुपीज। आप कहोगे ये तो बड़ा आसान काम था, ये करने की क्या जरूरत थी? एक टॉफी 5 रुपए की, तो 10 टॉफियां 50 रुपए की होंगी। हाँ सही है, लेकिन ये नंबर इजी है ना। अगर मैं आपसे इसी तरह की कन्वर्जन कहूँ कि एक टॉफी 5 रुपए की है और मेरे पास अभी जो है ना वो 340 या 350 रुपीज है, चलो, तो उसमें कितनी टॉफीज आएंगी? तो मैं टॉफीज के नीचे एक्स लिख दूंगा। इसमें भी दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। दिमाग आप कहीं और लगा रहे होगे। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 350 इज इक्वल टू एक्स इंटू 5, तो एक्स वुड बी 350 ओवर 5। कितनी टॉफीज आई कैन परचेज? 70। अच्छा, अगर थोड़े नंबर डिफिकल्ट हो जाए, रेशो मेथड तो वही रहेगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास $1 इज इक्वल टू 167.5 रुपीज and I have around 2000 rupees, so how much dollar I can get it converted to? तो you want to find out dollar, write x below dollar, और रुपीज आपको गिवन है, जो गिवन है उसके नीचे वो लिख दोगे, जो नहीं गिवन है उसके नीचे x लिख दोगे। बट दिस कन्वर्जन फैक्टर शुड बी नोन कि $1 इज इक्वल टू 167.5 रुपीज। दिस इज द रेशियो मेथड। आई होप ये सबको आता ही होगा, क्योंकि आप अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस में ये पढ़ रहे होते हो शुरू शुरू की, राइट? सिलेबस डी बुक, मैथमेटिक्स की जो बुक है हमारी, वही चल रही है ना अब भी। क्लियर? किसी को इस रेशियो मेथड में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ दोबारा से एक दो एग्जांपल्स देके, लेकिन बाकी और कोई प्रॉब्लम है इसमें, अगर कभी ये नहीं सुना है या समझ नहीं आया यहाँ पे, तो मुझे बता सकते हो, हम इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि दिस इज नॉट केमिस्ट्री, दिस इज मैथ्स, तो इसको फिर हम आगे यूज तो कर रहे होंगे लेकिन फिर डिस्कस नहीं कर रहे होंगे कि ये बन कैसे रहे। तो अभी क्लियर कर लो कि ये हो कैसे रहे। तो किसी को अगर ये नहीं आता है तो अभी बता दो, ताकि मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। अगर आता है तो वी कैन गो ऑन। वेरी फ्रेंकली बता दो, हैंड रेस कर दो, नो इश्यूज। मतलब आई अज्यूम नाउ कि सबको आता है, कोई कुछ नहीं कह रहा था, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, क्या तुमने डजन को किसी चीज के साथ लगाने के लिए ये सोचा था कि मैं इसको किस चीज के साथ लगा रहा हूँ? अगर तुमने 1 डजन एग्स बोल रहे थे या 1 डजन चेयर्स बोली थी, 1 डजन एग्स में आपके पास 12 एग्स आ जाएंगे और 1 डजन चेयर्स में आपके पास 12 चेयर्स आ जाएंगी। अब ये तो नहीं बोलोगे ना भाई ये क्या बात थी, 1 दर्जन अंडे अंडे इतने से होते हैं, चेयर इतनी बड़ी होती है, तो 1 दर्जन में 12 12 कैसे? भाई डजन का काम ये थोड़ी है कि उसको किसी चीज के साथ लगा रहे हो। डजन का काम क्या है कि जिस चीज के साथ भी लगाओगे वो उस चीज को क्वांटिफाई कर देगा इनटू 12 मिनट। सिमिलरली मोल का भी काम ऐसा ही है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स है, उसमें 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स थे। लेकिन अगर मैं फिर कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स है, उसमें 6 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम्स होंगे। हाँ, इनके मासेस जरूर डिफरेंट होंगे। अगर मैं तुमसे 1 दर्जन अंडों का मास पूछूं और 1 दर्जन चेयर्स का मास पूछूं, तो ऑब्वियसली मासेस तो डिफरेंट होंगे, लेकिन टोटल क्वांटिटी उनकी सेम है, 12 12। इसी तरह 1 मोल ऑफ सोडियम एटम और 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम में 6 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम, बट देयर मासेस वुड बी डिफरेंट ऑफ कोर्स। क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास, इतने सारे सोडियम एटम जब एक जगह पे एक साथ रख दोगे, उनका जो मास होगा वो 23 ग्राम होगा, विच इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। और इतने सारे कैल्शियम एटम, 6 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम जब एक जगह पे एक साथ रख दोगे, तो उसका जो मास होगा डेट वुड बी 40 ग्राम्स, विच इज द एटॉमिक मास फॉर कैल्शियम। इसी तरह मोल्स को तुम किसी भी चीज के साथ लगाओ, मोल्स का काम ये थोड़ी है, मोल्स को नहीं पता कि उसको किस चीज के साथ लगा रहे हो।
आपने मोल को जिस चीज के साथ भी लगा दिया वो उस चीज को क्वांटिफाई कर देगा। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ चेयर्स है, तो 1 मोल ऑफ चेयर्स का क्या मतलब है कि कितनी चेयर्स होंगी मेरे पास, 6 एक्सपोनेंट 23 चेयर्स। मासेस मैं नहीं बता रहा, मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन नंबर ऑफ चेयर्स इतनी होंगी कि मैंने उसके साथ मोल लगाया। लेकिन हम डेली लाइफ में ये नंबर यूज नहीं करते डेली लाइफ की चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है। भाई ये इतना बड़ा नंबर है, इतने तो दुनिया में लोग भी नहीं करोगे। माइक्रोस्कोपिक चीजों के साथ जो जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एटम्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और आयंस आ जाते हैं। अब बात निकली है मॉलिक्यूल्स की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे? तो दिएगा आंसर इसका? मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इतने मुझे आंसर दे दो। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे? मोल्स तो ये नहीं देख रहा ना, मोल्स को कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ लगा दिया तो मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को क्वांटिफाई कर देगा इनटू 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है इस बात का कि मोल जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को एक ऐसा यूनिट काउंट कर रहा है। मतलब CO2, जैसे मैंने मास बैलेंस में पहले सोडियम एटम्स डालना शुरू किए थे और जब मैंने ऑल टुगेदर 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स इस मास बैलेंस में डाल दिए थे तो इसका टोटल मास 23 ग्राम बन जाता है, विच इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम्स। लेकिन अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा हूँ, उसका क्या मतलब है कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डालना शुरू करे। अब इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2 होगा पूरा, देन दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2। टोटल डालते 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 मैंने कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स डाल दिए? 6 एक्सपोनेंट 23 CO2 मॉलिक्यूल्स। मतलब एक पूरे CO2 मॉलिक्यूल को एक यूनिट काउंट करूंगा। अब आप इसमें से हरगिज ये नहीं कहोगे कि कार्बन को अलग काउंट करो, ऑक्सीजन को अलग काउंट करो। मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी टोटल 3 मोल हो जाएंगे। नहीं, मोल ये नहीं देख रहा। मोल ये समझ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पूरी एक यूनिट है। जैसे एक अंडा एक यूनिट है, एक चेयर एक यूनिट है। मोल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसमें कितने और एटम्स हैं। मोल कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लिए एक यूनिट है, मैं पूरे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को 1 काउंट करूंगा। और अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ लगाओगे तो मेरे लिए 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड 2 एंड 3, इसी तरह मेरे पास टोटल 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब जमा हो जाएंगे तो उसको मैं 1 मोल कहूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब 6 एक्सपोनेंट 23 जमा हो जाएंगे तो उसको मैं 1 मोल कहूंगा। और जब हम उसका मास निकालेंगे तो उसका जो मास आएगा that would be equals to 44 grams, which is the molecular mass of carbon dioxide molecule। इस बार एटॉमिक मास नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एज 1 मॉलिक्यूल उसने एज 1 यूनिट काउंट किया है मोल्स में। तो आई कैन ऑल्सो से इफ आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड molecules, so 1 mole of carbon dioxide molecules will have 6 exponent 23 CO2 molecules, and their total mass would be equals to 44 gram, which is equals to the molecular mass of carbon dioxide molecule। तो 44 ग्राम की अगर मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता हूं तो 44 ग्राम जब हम अभी निकाल रहे थे पहले तो हम CO2 ये लिख के कर रहे थे ना, CO2 12 into 1 plus 2 into 16, 44 जो आ रहा था।
अब ये 44 ग्राम्स का मतलब ये नहीं था। अब जब हमने ये क्लियर कर लिया है कि एटॉमिक मास किसी भी एक एटम का मास नहीं है, बल्कि 1 मोल ऑफ एटम्स यानी 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स का मास है। मतलब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को एज अ होल देखूं तो दिस इज मेड अप ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा हूँ तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को पूरा एक ऐसा यूनिट काउंट कर रहा है, और इसके टोटल इसका जो मास होगा वो इसके 1 मोल का मास आ रहा है, क्योंकि जब मैं कार्बन का 12 ले रहा हूँ तो कार्बन का 12 ग्राम एक कार्बन एटम का मास नहीं है, वो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास है। इसी तरह जब मैं ऑक्सीजन का 16 ग्राम ले रहा हूँ तो वो 16 एक ऑक्सीजन एटम का मास नहीं है, उस कितने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास है। ये जो 2 लिखा हुआ है बेसिकली ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन के। दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का मास 44 ग्राम आ रहा है, विच इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। और दिस इज नॉट द मास ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बट 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अभी बताओ क्या कंफ्यूजन हुई है इसमें? जी आयशा, आलियान, मिनाहिल, रामीन। रामीन आप तो पढ़ चुके हो। सुभान, जहरा, कौन कम हो गया? देखो कुछ तो कंफ्यूजन होगी ना, कुछ तो चीज ऐसी होगी जो क्लिक नहीं की होगी अभी तक। आयशा, आयशा गुड। देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ एटम्स हैं, दैट से सोडियम एटम्स, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स में सोडियम के 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स होंगे, और उनका मास एटॉमिक मास ऑफ सोडियम के बराबर होगा जो कि 23 ग्राम होता है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ, लेट से कोई और तरह का एटम है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स हैं, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स में कितने कैल्शियम एटम्स होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम्स, और उनका टोटल मास 40 ग्राम होगा जो कि कैल्शियम के एटॉमिक मास है कैल्शियम का। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स नहीं है, अब मैं मॉलिक्यूल्स पे आ गया हूं, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स में से 6 कितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स होंगे, और उनका टोटल मास इसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा अमोनिया के, जो कि 17 ग्राम है। देखो कहने का मतलब क्या है कि मास बैलेंस पे जब मैं अमोनिया डाल रहा हूँ तो 1 अमोनिया मॉलिक्यूल 2 अमोनिया मॉलिक्यूल, मोल जो है वो एक पूरे के पूरे अमोनिया मॉलिक्यूल को एज ए यूनिट काउंट कर रहा है। जब इसमें तुम डालते डालते 6 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल ऑल टुगेदर डाल दोगे इस बीकर में, तो यहाँ पे जो इसका मास आएगा वो इसके मॉलिक्यूलर मास जो कि 17 ग्राम के बराबर आ रहा होगा। तो मोल्स ये नहीं देख रहा उसको किस वक्त किस चीज के साथ लगा रहे हो। मैंने बात की ना, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ आयशा है, तो पता है आयशा कितनी होंगी? 6 एक्सपोनेंट 23 आयशा। मोल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस चीज के साथ लगा रहा हो, मोल कह रहा है मैं चीजों को क्वांटिफाई कर दूंगा। अब अगर आप एक अमोनिया मॉलिक्यूल को एक एज ए यूनिट ट्रीट कर रहे हो तो 1 मोल ऑफ अमोनिया लिखने का मतलब ये है कि मोल जो है एक पूरे के पूरे अमोनिया मॉलिक्यूल को एक यूनिट ट्रीट करेगा। जैसे अगर मैं आपसे, चलो सिंपल, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास 1 डजन सोडियम एटम्स हैं, तो कितने सोडियम एटम्स होंगे? 12, राइट? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 डजन अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, कितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स होंगे? 12 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या डजन ने ये देखा कि पहले मुझे एटम के साथ लगाया, मैंने उसको भी 12 में क्वांटिफाई कर दिया, मॉलिक्यूल के साथ लगाया उसको भी 12 में क्वांटिफाई कर दिया। देखो आप ये हरकत नहीं करोगे, आप बोलो कि 1 डजन अमोनिया मॉलिक्यूल मतलब एक नाइट्रोजन का है मोल, 3 हाइड्रोजन के, तो मैं टोटल 4 लिख दूं उसको? नहीं, डजन का काम ये नहीं है। डजन अमोनिया मॉलिक्यूल को एक पूरा एक यूनिट काउंट कर रहा है। इसी तरह मोल भी यही कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, तो आई विल हैव 6 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स and their combined total mass would be equal to the molecular mass of ammonia, that is 17 grams. Got my point, Aisha?
और भी कोई गैस हो सकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ली हमने पहले। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं, उसमें कितने सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, और उनका टोटल मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होगा, जो कि 64 ग्राम होता है। आयशा, समझ आई बात? What is the difference between atomic and molecular mass? तो ओके, हाँ, एटॉमिक मास सिर्फ एटम्स का मास होता है। मतलब इफ आई से कि मेरे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, नाइट्रोजन एलिमेंट की बात करूं, अकेला नाइट्रोजन, मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो उसका मास होता है 14 ग्राम, जो कि उसका एटॉमिक मास होता है, क्योंकि मैं नाइट्रोजन एटम्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब आप लोगों को ये बात पता है कि ये 14 ग्राम किसी एक नाइट्रोजन एटम का मास नहीं है, बल्कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मास है। इसी तरह मैं आपको हाइड्रोजन एटम्स का मास पूछूं, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वो होता है 1 ग्राम। एंड दिस 1 ग्राम इज नॉट द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, बट इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन जब ये बॉन्ड होके आपस में, पता है ना, बॉन्डिंग हुई थी ना इनकी, कोवलेंट बॉन्डिंग, अमोनिया मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसका टोटल मास कितना हो जाएगा? इसमें नाइट्रोजन कितना है? 1 मोल है। यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा, मतलब 1 है। ये जो नंबर है ना, ये नंबर बड़े काम के हैं। जब ये मैं इसके एक मॉलिक्यूल की बात करूंगा, तो इसका मतलब है कि एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम। अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया की बात करूं ना, लेट से 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, दिस सजेस्ट कि इसमें 1 नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। लेकिन अगर मैं इसी पूरी चीज के साथ मॉलिक्यूल के बजाय मोल्स लगा दूं, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के बजाय 1 मोल ऑफ अमोनिया लिख दूं, तो इट मीन्स कि इसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हो जाएंगे एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। और 1 मोल में कोई एक नाइट्रोजन एटम की बात नहीं चल रही होगी। कितने नाइट्रोजन एटम की बात चल रही होगी? 6 एक्सपोनेंट 23 नाइट्रोजन एटम्स। और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन एटम्स की बात चल रही होगी? 3 × 6 एक्सपोनेंट 23 हाइड्रोजन एटम्स, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। और 1 मोल ऑफ अमोनिया में एक अमोनिया के मॉलिक्यूल की बात नहीं चल रही है। कितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है? 6 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो 6 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स में से 6 एक्सपोनेंट 23 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं और 3 × 6 एक्सपोनेंट 23 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ये और करेंगे डिस्कस, अभी स्टार्ट हुआ है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग फॉर मोल्स। तो अगर मैं किसी एक एटम के मास की बात कर रहा हूँ, वो उसका एटॉमिक मास है। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ टोटल, तो अमोनिया का अगर मैं 1 मोल का मास निकालूंगा, तो नाइट्रोजन के 1 मोल का मास यूज करूंगा, डेट इज 14, क्योंकि नाइट्रोजन 1 मोल है अमोनिया के 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में, और हाइड्रोजन कितना है? 3 है। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये आया 17 ग्राम। जिस 17 ग्राम, क्योंकि मैंने इसके मॉलिक्यूल या कंपाउंड का जब भी मैं टोटल मास निकालूंगा, डेट वुड बी नोन एज मॉलिक्यूलर मास। और जब भी किसी एक सिंगल एटम का मास मैं प्रोडक्ट टेबल से पढ़ूंगा, दैट वुड बी नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। The relative atomic mass are directly given in the periodic table for any particular element. However, for the molecular masses, you have to see the compound that is, जिसमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसका मैं टोटल मास निकालूंगा अगर, तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। 12 into 1 plus, sorry, calcium is 40, 40 into 1 plus 12 into 1 plus 16 into 3, that is 100 grams. तो ये 100 ग्राम इज द मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या चीज शो कर रहा है? वो ये शो कर रहा है कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स हो, 1 मोल में मतलब यानी 6 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स हो, उनका जो टोटल मास बनेगा वो 100 ग्राम बनेगा। अभी समझ आई बात? कोई और सवाल है तो पूछो। फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। देखो, जस्ट द स्टार्ट मोल्स का, मोल्स को हम और
फोकस में लेके आएंगे और डीप में जाएंगे। जैसे ही मोल्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया इट मीन्स और वो दिमाग में बैठ गया, तो मोल से आसान कोई टॉपिक नहीं है केमिस्ट्री, और मजा भी आता है क्वेश्चंस करने में। हाँ, अगर अनफॉर्चुनेटली एक से हम वैसे तो वी विल बी स्टडिंग इट मोर देन वन टाइम, मे बी 3-4 टाइम्स मोल्स को हम अलग अलग बार बार पढ़ रहे होंगे पूरा कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा। लेकिन ऐसा की गुंजाइश बचती नहीं है कि मोल समझना है। कोई सवाल है तो पूछ लो अभी भी, नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करेंगे आज की।